कंप्यूटर शुरू करना। आइए अब सीखते हैं कंप्यूटर शुरू करना। डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, कंप्यूटर पर। चरण 2, बटन को दबाएं या पुश करें। कुछ कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन रोशन होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है। चरण 3, अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता या यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब आप अपने नाम के ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड सा है, और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है एवं ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती है। सभी बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक इंटेल कोर i3, i5,
i7 Xenon या Spark प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर घटक। आइए अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर घटक के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं, जबकि डेटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेजेस, ऑडियो डेटा इत्यादि। अब हम एक एक करके एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग उपकरण, स्कैनर और ऑडियो उपकरण जैसे माइक्रोफोन। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानना शुरू करें, आइए रमेश और सुरेश के बीच की ये बातचीत सुन लें। हेलो रमेश। हाय सुरेश। तुम कहीं खोए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ सुरेश, मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। ठीक है रमेश, रुको, मैं एक उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाता हूं। मानव शरीर का उदाहरण लें तो सूचना आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से जानकारी प्रवेश करती है। तो मान लो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो उस केस में रिमोट कंट्रोल और उसके बटन इनपुट डिवाइस होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर या टीवी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको प्रिंट आउटपुट देता है। एक सेकंड रुको, तो इंसान के मस्तिष्क के बारे में क्या कहोगे? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक सीपीयू की तरह है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। कल्पना करो, अगर तुम सीपीयू से कीबोर्ड या प्रिंटर अलग कर दो, तो क्या कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट दे सकोगे? क्या तब भी तुम्हें कंप्यूटर से प्रिंट आउट मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का सीपीयू से जुड़ा होना जरूरी है, जो उन्हें नियंत्रित करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है। अब चीजें काफी समझ में आई हैं। शुक्रिया दोस्त। आइए अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ये एक टाइपराइटर जैसा उपकरण है, जो अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें स्विच की एक मैट्रिक्स यानी एक स्विच में कुंजी होती है। प्रत्येक दबाई गई कुंजी सीपीयू को एक डिजिटल कोड भेजती है, जो ये पता करता है कि कंप्यूटर डिजिटल कोड को डिकोड कर दबाई गई कुंजी का निर्धारण करते हैं। अब हम कीबोर्ड लेआउट के बारे में सीखते हैं। आप अलग अलग कीज के बारे में जानने के साथ साथ इसे अपने कंप्यूटर पर दबाकर प्रत्येक की के वास्तविक कार्य को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह की दबाने पर कंप्यूटर में क्या होता है। कीबोर्ड मूल रूप से एक पारंपरिक टाइपराइटर के साथ एक नंबर पैड और कुछ विशेष कीज का समूह होता है, जैसे एरो की, F1 से F12 तक फंक्शन कीज इत्यादि। नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो कि कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, ये कर्सर को आसपास स्क्रीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें 4 एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड शामिल हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज भी होती हैं, जो एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न कार्यों कार्य करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडो करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक कुंजी होती है। इस की पर विंडोज लोगो प्रदर्शित होता है।
इस की को कंट्रोल और ऑल्ट के बीच रखा गया है और इस पर क्लिक करने पर विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अन्य कीज के साथ दबाने पर कुछ निश्चित कार्य किए जा सकते हैं। टॉगल की वह की जो दो अलग अलग इनपुट मोड के बीच इनपुट को टॉगल करता है उसे टॉगल की कहा जाता है। ये एक लाइट स्विच के समान है जिससे लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सबसे सामान्य टॉगल की में कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की सम्मिलित हैं। कैप्स और लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी कैपिटल अक्षर के बीच शब्दों को टॉगल करता है। नम लॉक इनपुट को लेटर और नंबर में टॉगल करता है। इनपुट डिवाइस की एक अन्य श्रेणी है पॉइंटिंग डिवाइस, जो एक इनपुट इंटरफेस है जिसकी मदद से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI माउस या अन्य उपकरण को डेस्कटॉप की सतह पर घुमाकर वे माउस के स्विच एक्टिवेट कर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कंप्यूटर को नियंत्रित करने और डेटा उपलब्ध कराने में मदद करता है। पॉइंटिंग डिवाइस के हलचल के संकेत स्क्रीन पर माउस की हलचल या अन्य दृश्य सूचक से मिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस के सामान्य कार्यों में पॉइंट क्लिक व ड्रैग ड्रॉप आते हैं। कुछ प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस एक USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है जब आप इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस में 2 बटन होते हैं जबकि मैकिंटॉश माउस में एक ही बटन होता है। टच पैड छोटे, फ्लैट, आयताकार पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो दबाव और गति के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टचपैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यूजर टचपैड की सतह पर उंगली को फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होते हैं। टचपैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है और इनमें कोई मूविंग भाग भी नहीं होता। ट्रैक पॉइंट। कुछ नोटबुक कंप्यूटर जैसे IBM थिंकपैड में टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती। ऐसे में अंदर अक्सर एक ट्रैक पॉइंट होता है जो कि कीबोर्ड की कीज के बीच समाहित एक छोटी रबर प्रोजेक्शन होती है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है जिसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही होता है जिसमें बॉल टॉप पर या साइड में स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को डेस्क पर स्थिर बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनमें रोलर्स की जरूरत नहीं होती है और व्हील्स के गंदे होने की भी कोई समस्या नहीं होती। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अक्सर कंप्यूटर गेम और सिम्युलेटर में इस्तेमाल किया जाता है।
जॉयस्टिक्स और खेल नियंत्रकों के विभिन्न प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटाइजर, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं जो कि एक विशेष कलम की तरह दिखने वाले स्टाइल्स के साथ हाथ से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा पेंसिल और कागज के साथ चित्र बनाने के समान है या हस्तलिखित हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक कागज के टुकड़े से चित्र का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या प्रिंटेड पेज ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। छात्रों, अब इन स्कैनर्स के मुख्य फीचर्स को समझते हैं। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक एडजस्टेबल ढक्कन होता है जो कि मैगजीन, किताबें और अन्य मोटी वस्तुओं को स्कैन करने के लिए उठाया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर, जिसे एक ऑटोमेटिक दस्तावेज स्कैनर या एडीएफ स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से पेपर के अलग अलग शीट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसका व्यापक रूप से व्यवसायों द्वारा कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है और कभी-कभी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए अभिलेखागार और पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शीट फेड स्कैनर्स की उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले कागज के वजन और आकार, ड्यूटी साइकिल रेटिंग, गति प्रति मिनट पृष्ठों की और ड्यूप्लेक्स क्षमता के संदर्भ में तुलना की जा सकती है। हैंडहेल्ड स्कैनर वह है जिसे हाथ से स्कैन की जाने वाली वस्तु के ऊपर से घुमाया जा सकता है। हैंडहेल्ड स्कैनर समकक्ष डेस्कटॉप स्कैनर की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से उपयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करते हैं जो स्कैनर को कागज के ऊपर से घुमाते हैं। इन स्कैनर में ट्रे भी उपलब्ध होते हैं जो कि स्कैनर को एक सीधी रेखा में चलने में मदद करते हैं। बारकोड अलग अलग मोटाई वाली लाइनों का एक सेट होता है जो एक नंबर दर्शाते हैं। बारकोड रीडर बारकोड से डेटा इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों में अधिकांश उत्पादों पर बारकोड होती है। आप किसी भी स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड की लाइनों पर प्रकाश की बीम डालता है और कितनी प्रकाश की मात्रा वापस रिफ्लेक्ट होती है उसके आधार पर बारकोड का नंबर पढ़ता है। ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस अक्षर, अंक और कोड को पढ़ने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है और फिर उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देता है। ओसीआर, ओएमआर और बारकोड रीडर ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस के प्रकार हैं। ओसीआर स्कैनर आपने अक्सर दुकानों या रिटेल स्टोर्स में देखा होगा जिसमें स्कैनर प्रोडक्ट के अक्षर पढ़ लेता है। इसी तरह ओएमआर स्कैनर मार्क्स को पढ़ता है। इसे प्राय परीक्षाओं की स्कोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है जैसे सेट, जीआरई, कैट इत्यादि। इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटाटिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। यह धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में, जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका
OMR उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्यूटरीकृत रसीद डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे कि मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और पाठ खनन में उपयोग कर सकते हैं। बारकोड रीडर। आइए अब जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में, लेकिन बाद में 2 आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्योमेट्रिकल आकारों में विकसित हुआ। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि बारकोड रीडर, जो कि एक कंप्यूटर या टर्मिनल से जुड़ा होता है, को बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। यह ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। यह बहुत महंगी होती है। स्पीच रिकग्निशन एक तरह का इनपुट है जिसमें कंप्यूटर एक माइक्रोफोन में बोले गए शब्दों को पहचानता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी निरंतर स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल करती है, जहां उपयोगकर्ता को शब्दों के बीच पॉज लेने की जरूरत नहीं होती है। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक आईपी कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है, के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक यूएसबी या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या लैपटॉप अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर में इनबिल्ट आता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट एक कंप्यूटर जनित जानकारी होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है और कागज पर प्रिंट की जाती है या मशीन पढ़ सके ऐसे फॉर्म में जैसे डिस्क और टेप। आउटपुट डिवाइस परिधीय उपकरण होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने अथवा सुनने के लिए सक्षम बनाते हैं। आउटपुट ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ऑडियो आउटपुट में ध्वनि, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। आइए अब हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक के बारे में समझते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था।
मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे और आज LCD कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए LCD, LED, OLED तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। LCD और LED सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और OLED नवीनतम तकनीक है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन LCD कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT का होता है। नवीनतम LCD स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है। मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में LED मॉनिटर एक LCD मॉनिटर ही होता है, जिसमें LED बैकलाइट का इस्तेमाल कर LCD पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या होती है। जितने अधिक पिक्सल उतना अधिक बिना स्क्रॉल के जानकारी डिस्प्ले होती है। उदाहरण के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600-1200 का मतलब 1600 हॉरिजॉन्टल और 1200 वर्टिकल पिक्सल होना है। रेजोल्यूशन को प्रति इंच पिक्सल के एक मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1920-1200 के स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1200 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जिसमें प्रत्येक में 1920 पिक्सल हैं, जो ऊपर से नीचे तक वर्टिकल चलती हैं। अधिकांश समय एक तीसरी संख्या भी रंगों को नामित करने के लिए रेजोल्यूशन में जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए 1920-1264 के 64,000 रंगों की एक सेटिंग दर्शाता है। हालांकि तीसरा नंबर रिफ्रेश दर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है 1280, 1024, 60 हर्ट्ज पर 1280, 1024 पिक्सल प्रति सेकंड 60 बार रिफ्रेश। SVGA यानी सुपर VGA 800, 600, 1024, 768, 1280, 1024 और 1600, 1200 पिक्सल का एक रेजोल्यूशन है। 1980 के दशक में VESA ने IBM के VGA डिस्प्ले स्टैंडर्ड को 640, 480 से बढ़ाकर 800, 600 किया और इसे सुपर VGA नाम दिया गया। XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे 1990 में IBM द्वारा शुरू किया गया। 1024, 768 पिक्सल वाला एक इंटेलेस स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 256 रंग को सपोर्ट कर XGA ने VGA के टेक्स्ट मोड को 80 से 132 कॉलम का बनाया। XGA बाद में बिना इंटरलेस के और 64 के रंग के रेजोल्यूशन में सुधारा गया। इन वर्षों में विक्रेताओं ने कई रेजोल्यूशन जोड़े, जो कि पिक्सल की कुल संख्या का अंश या उसके मल्टीपल्स में था। उपयोगी सुझाव: मॉनिटर स्क्रीन को आंख के स्तर से 20 डिग्री नीचे रखा जाना चाहिए। स्क्रीन नियमित रूप से साफ करें और अपनी आंखें हर 5 सेकंड में झपकाएं। प्रिंटर वह डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंट में परिवर्तित करता है। प्रिंटर एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी देते हैं,
जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI या मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो ऐसा प्रिंटिंग तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें वह कैरेक्टर की छवि या चित्र को रिबन में और कागज पर स्ट्रोक के माध्यम से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं, जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS तक होती है, जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है, जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है। प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कागज पर एक रिबन पीटने के बिना ही प्रिंट होता है। लेजर, LED, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल वैक्स हस्तांतरण और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज कार्य करते हैं और बहुत कम आवाज करते हैं। लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर हैं। लो एंड इंकजेट 3 इंक कलर सियोन, मैजेंटा और पीले का उपयोग करते हैं, लेकिन एक काले रंग का कंपोजिट निकालते हैं जो कि अक्सर गंदा होता है। 4 रंग वाले इंकजेट CMYK शुद्ध काले रंग की प्रिंटिंग के लिए काली स्याही का उपयोग करते हैं। घर पर उपयोग के लिए सबसे आम प्रकार का प्रिंटर कलर इंकजेट प्रिंटर है। ये प्रिंटर प्रिंट सिरे से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर पेज की छवि बनाते हैं। प्रिंटर को कलर इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही के कई रंगों की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल वस्तुओं की लागत लंबे समय में संचालन को महंगा बनाता है। आज लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर आउटपुट निकाल सकते हैं। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या LED द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एक मध्यम से कम रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर होता है जिसमें कोटेड पेपर इस्तेमाल होता है जो गर्मी लगने पर डार्क हो जाता है। कागज को हीटिंग तत्वों की एक पंक्ति से पास किया जाता है जो कागज को जलाकर डॉट्स बना देते हैं। ये आमतौर पर बारकोड प्रिंटर और अन्य स्पेशलिटी प्रिंटर जैसे ATM से स्लिप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यापक रूप से पुरानी फैक्स मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटिंग लागत अधिक होने के कारण इसे केवल पेशेवर डिजाइन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग, ड्राइंग,
बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि कंप्यूटर के नियंत्रण में प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे इंक पेन या इंक जेट का उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनमें ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। ये काले और सफेद या कलर में प्रिंट फीट चौड़े कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक प्रिंटआउट की लंबाई ज्यादा होती है, जिसमें जानकारी कागज के कम चौड़ाई वाले भाग में छपती है। इसके विपरीत लैंडस्केप प्रिंटआउट की चौड़ाई ज्यादा होती है, जानकारी कागज के ज्यादा चौड़े हिस्से पे छपती है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को सुनने लायक बनाने के लिए उसे हवा कंपन में बदलते हैं। जब सीआरटी मॉनिटर स्टैंडर्ड थे, तब कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया स्पीकर सीआरटी के चुंबकीय तार के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए शील्ड किया जाता था। स्पीकर मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर में एम्पलीफायर होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन करते हैं और ऑडियो आउटपुट देते हैं। प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कि एक सफेद या चांदी के कपड़े या स्क्रीन पर, जैसे दीवार, छत या अन्य स्क्रीन, इस पर कंप्यूटर आउटपुट प्रोजेक्ट करता है। यह व्यापक रूप से शिक्षा और स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या को कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन दिखाने और कॉर्पोरेट बैठकों के लिए कक्षाओं और ऑडिटोरियम में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की क्षमता रखते हैं। लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शन उपकरणों यानी MFD, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरे इत्यादि। फैक्स मशीन एक दस्तावेज को शून्य और एक की एक श्रृंखला, जिसे बिटमैप के नाम से भी जाना जाता है, में परिवर्तित करता है, जिसे सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। रिसीवर साइट पर एक फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है, शून्य और एक की श्रृंखला को पुनः डॉट्स में तब्दील करता है और तस्वीर बनाता है। इस प्रकार ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। मल्टीफंक्शन डिवाइस बहुत सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो कि उसके बिना अलग अलग परिधीय उपकरणों के द्वारा करने पड़ते हैं। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक फोटोकॉपी में से एक न्यूनतम 2 परिधीय उपकरण होते हैं। एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। मोडेम एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलता है, जो कि एक कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह यह एक कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बदलकर टेलीफोन लाइनों पर पहुंचाता है। आप मोडेम के बारे में अधिक इंटरनेट सीखते टाइम जानेंगे। एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही होती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज जगह है जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी, जिसे सीपीयू कैचे भी कहा जाता है, एक मेमोरी बैंक है जो मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। कैचे मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी में तेजी ला सकती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर रखती है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डेटा और प्रोग्राम द्वारा डिस्क से कैचे मेमोरी में ट्रांसमिट होते हैं, जहां से सीपीयू उन तक पहुंच सकते हैं। निर्देश और डेटा लुक अहेड एल्गोरिथम का उपयोग कर कैश लाइन कहे जाने वाले फिक्स ब्लॉक में मुख्य मेमोरी से कैश में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है, तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। आमतौर पर यह मेमोरी
अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर, रैम और रोम मुख्य मेमोरी के दो उदाहरण हैं। रैम परिवर्तनशील मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रोम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है, मुख्य मेमोरी में रहते हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट की मुख्य मेमोरी है। रैम अस्थायी कार्यक्षेत्र है जहां डेटा प्रोसेस होता है और निर्देशों का पालन होता है। रैम को एक सिंगल बाइट पढ़ने और राइट करने की क्षमता ही रैंडम एक्सेस बनाती है। ये बाइट एड्रेसिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस के अनुसार भिन्न हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी चिप है जो उन सेक्टर्स को भी पढ़ और राइट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बाइट होते हैं। इसके अलावा रैम को सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट नहीं किया जाता। रैम के प्रकार हैं डायनेमिक रैम यानी डी रैम और स्टैटिक रैम यानी एस रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जो कि स्थायी रूप से निर्देश और डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर की जाने वाली सामग्री चिप निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मास्किंग बनाई जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। स्टैंड अलोन रोम चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में रोम बैंकों का इस्तेमाल असंख्य एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रूटीन धारण करने के लिए किया जाता है। रोम भी व्यापक रूप से पुराने पीसी में बायोस होल्ड करने के लिए और वीडियो गेम में प्लग इन कार्ट्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं पीरोम, ईपीरोम और ईईपी रोम। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रोम एक स्थायी मेमोरी चिप है जिसमें कंटेंट चिप निर्माता के बजाय ग्राहक द्वारा बनाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। ये रोम चिप से अलग है जो निर्माण के समय में बनाई जाती है। पीरोम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनके कंटेंट को बदलने ईईपी रोम के लिए रास्ता दे दिया गया है जिन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो कि बिना पावर या बिजली अपना कंटेंट स्टोर कर सकती है। ईपीरोम चिप्स को सर्किट बोर्ड पर रखे जाने से पहले एक बाहरी प्रोग्रामिंग डिवाइस पर लिखा जाता है। चिप को एक महंगी चीनी मिट्टी से बने चिप पैकेज की आवश्यकता होती है जिसमें एक छोटी सी क्वार्ट्ज विंडो होती है जो अपारदर्शी चिपचिपे टेप के साथ कवर की जाती है। पुनः प्रोग्रामिंग के लिए चिप को सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है, टेप निकाल दिया जाता है और इसे लगभग 20 मिनट के लिए एक अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो बिना पावर या बिजली के बिना अपना कंटेंट रखती है। ईईपी रोम राइट स्तर पर बिट या बाइट एड्रेसेबल होते हैं, जिसका मतलब है फिर से डेटा राइट करने से पहले बिट या बाइट को मिटाना जरूरी होता है। फ्लैश मेमोरी में जो ईईपी रोम से विकसित हुआ और वास्तुकला में लगभग समान है, डेटा राइट करने से पहले बाइट के पूरे ब्लॉक को मिटाना होता है। इसके अलावा ईईपी रोम आमतौर पर निर्देश और डेटा की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कैमरे के स्टोरेज और हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बारे में, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। यह एक डेटा भंडारण डिवाइस है जिसका उपयोग कर डेटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इसे एक या एक से ज्यादा
तेजी से घूमती हुई डिस्क जो कि चुंबकीय सामग्री से लिप्त होती है के द्वारा किया जाता है। सतह पर जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए प्लेटर्स को चुंबकीय हेड्स डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है। बिजली बंद होने पर भी HDD अपने डेटा को बरकरार रखता है। HDD की प्रमुख विशेषता उसकी क्षमता और प्रदर्शन है। 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगा डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रिट्रीव किया गया उसके अनुसार मापी जाती है, जैसे डेटा रेट। ऑप्टिकल डिस्क। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के आकार की होती हैं। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती हैं। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है WORM वॉर्म यानी CDR, CDRW, DVD और ब्लू रे डिस्क। वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल डिस्क। वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। CD रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से वॉर्म डिस्क या CDR डिस्क्स में हम एक बार ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम तथा डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ये वॉर्म डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा और लिख सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD जैसा दिखाई देती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। DVD को एकल परत डिस्क या डबल परत डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइल्स के भंडारण के लिए ब्लू रे डिस्क। ये भविष्य में मौजूदा DVD की जगह ले सकती है। ये डिस्क भी अतिरिक्त क्षमता, उच्च घनत्व डेटा स्टोर करने के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB है। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस जो USB पोर्ट के माध्यम से एक कंप्यूटर से जुड़ सकता है। यहां तक कि जब यह कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता तब भी डेटा को संग्रहित रख सकता है। यह आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सुरक्षित रूप से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड। यह इन दिनों डिजिटल कैमरे के इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है। सिक्योर डिजिटल कार्ड। यह दूसरी पीढ़ी मल्टीमीडिया कार्ड है। इसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। इसके 2 संस्करण हैं। मिनी SD कार्ड। यह स्मार्टफोन में डेटा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करता है। माइक्रो SD कार्ड। यह मिनी SD मेमोरी कार्ड से छोटा होता है तथा उसकी सभी विशेषताएं उसमें उपलब्ध होती हैं। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। आइए सीखते हैं विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर विवरण, रैम और अन्य विशिष्टताओं को कई तरीकों से देखा जा सकता है। सेटिंग का उपयोग करना। आइए सीखते हैं सेटिंग्स का उपयोग करना। कंप्यूटर की मूल प्रणाली जानकारी देखने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करें और इसके बाद सिस्टम में अबाउट पर क्लिक करें। इस सेटिंग पेज में विंडोज 10 का सटीक संस्करण और बिल्ड संख्या मिल जाएगी, जो हर बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक क्यूमुलेटिव अपडेट या सुविधा अपडेट जैसे विंडोज की 10वीं वर्षगांठ अपडेट। सेटिंग्स में सिस्टम का प्रकार, सटीक प्रोसेसर और मेमोरी भी देख सकते हैं। सिस्टम सूचना का उपयोग करना। आइए सीखते हैं सिस्टम सूचना का उपयोग करना। सिस्टम इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे टूल्स में से एक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशिष्टताओं को देखने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलने के लिए यह करें।
MS Info 32 या सिस्टम इंफॉर्मेशन खोजें और सिस्टम की जानकारी पूरे सिस्टम विवरण के साथ एक रिपोर्ट के रूप में संग्रहित की जा सकती है। यह तब उपयोगी हो सकता है जब हार्डवेयर कार्य करना बंद कर दे, ताकि यह जाना जा सके कि कंप्यूटर के अंदर क्या है। एक रिपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलें। वह जानकारी चुनें जिसे आप निर्यात करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सिस्टम समरी का चयन करते हैं तो सिस्टम की जानकारी के हर हिस्से को निर्यात कर सकते हैं। हालांकि यदि केवल कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड विवरणों को निर्यात करना चाहते हैं तो केवल डिस्प्ले का चयन कर सकते हैं। फाइल पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। फाइल को सेव करने के लिए स्थान को ब्राउज करें, एक वर्णनात्मक नाम दर्ज करें और कार्य को पूरा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। रिपोर्ट एक टेक्स्ट फाइल फोन पर भी। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करना। आइए सीखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करना। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। स्टार्ट मेन्यू खोलें और कमांड प्रॉम्प्ट की खोज करें। कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करें और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रन चुनें। सिस्टम इन्फो कमांड टाइप करें और एंटर दबाएं। जब ऊपर दी गई कमांड रन होती है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें विंडोज और उसके अपडेट की जानकारी, मेमोरी और नेटवर्क अडेप्टर का विवरण और अन्य जानकारी शामिल होती है।